आइए अब देखिएगा, देखो बेटा डीसी जनरेटर के पार्ट्स, डीसी जनरेटर के पार्ट्स, आज से नया पॉइंट स्टार्ट हुआ, अगला चैप्टर का नया पॉइंट। और चालू करने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको जो नोट करने वाली होती है, आराम से पढ़ना, मेहनत करना, जी जान लगाना, ठीक है? बताएं सर। और देखो मैंने अभी तक आपको एक चीज और बताई, देखो सिलेबस में ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा पड़ा है जो सेकंड पेपर होगा मेन एग्जाम का, उसमें साफ साफ लिखा क्या पड़ा है कि एग्जाम के अंदर 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें स्किल के क्वेश्चन आएंगे। स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिकली अंदर के क्वेश्चन, कि किस कंडीशन में मशीन में क्या होने वाला है, ऐसे मशीनों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो सब जानते हैं। तो देखो बेटा मशीन का ये जो पूरा भाग होता है ना, ये वाला, ये इसे पूरा भाग को बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉडी। ठीक है, अब ये जो बॉडी होती है ना, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनेगी? कास्ट आयरन की। अब कास्ट को क्या कहते हैं? कास्ट को देखो, आयरन को तो लोहा कहते हैं, आयरन को तो लोहा कहते हैं बेटा। याद रखना डीसी जनरेटर के पार्ट्स, जो जितनी भी मशीनें होगी ना उनमें सभी में पार्ट्स सेम चलेंगे, सेम पार्ट्स होंगे। आप यहाँ अच्छे से पढ़ो, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताएं, बॉडी होती है ना, बॉडी किसकी बनी होगी? कास्ट आयरन की। कास्ट को क्या बोलते हैं? कास्ट को मृदु भी बोलते हैं, कास्ट को डलवा भी बोलते हैं, कास्ट को कच्चा भी बोलते हैं, बोलो क्लियर, और कास्ट को नरम भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन को लोहा बोलते हैं। तो मशीन की बॉडी ध्यान रखना, जो मशीन की बॉडी होती है ना, ये किसकी बनी होती है? ये बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण होता है, ये मशीन की बॉडी होती है, ये बनी होती है, ध्यान रखो, कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। कास्ट को क्या बोलते हैं? ढलवा, मृदु, नरम और कच्चा। आयरन को लोहा बोलते हैं। या अगर कास्ट आयरन ऑप्शन में नहीं है ना, तो कास्ट स्टील की करोगे। कास्ट होता है जिसको किसी भी आकार में डाला जा सके, तो मशीन की बॉडी आकार में यूं ढलेगी, इसलिए इसको नरम लोहे की बनाते हैं या नरम इस्पात की बनाते हैं, स्टील की। अब याद रखिएगा, बड़ी मशीन की बॉडी को तो कास्ट स्टील की, वेरी मोस्ट, बड़ी मशीन की बॉडी को तो कास्ट स्टील की बनाया जाएगा, और छोटी मशीन की बॉडी को कास्ट आयरन की बनाया जाएगा। बोलो क्लियर। अब आते हैं कार्य, मशीन की बॉडी का क्या काम हुआ? सुनो बेटा, मशीन की बॉडी का काम क्या हुआ? एक तो हुआ मशीन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना। दूसरा बात, मशीन के अंदर ये ध्रुव लगे होते हैं, मशीन के अंदर क्या लगे रहेंगे? ध्रुव। ये ध्रुव होते हैं मशीन के अंदर, ये वाले चुंबक के ध्रुव, इनके मध्य में आर्मेचर घूमेगा। तो याद रखना, दूसरा मशीन की बॉडी का दूसरा कार्य हो गया ध्रुवों को आधार प्रदान करना, चुंबक के ध्रुवों को आधार प्रदान करना जो मशीन के अंदर लगे होते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, यहाँ चुंबक के ध्रुवों से जैसे इसमें चुंबक बनेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेगी, यूं मशीन के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलती है। अब एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेगी यूं, तो क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है ये, तो ध्यान रखना एक गुण होता है रिलेक्टेंस का। किसको होता है? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठिम्ब। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठिम्ब। ये क्या करता है? ये जो प्रतिष्ठिम्ब होता है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, प्रतिष्ठिम्ब गुण होता है, जो रिलेक्टेंस होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, उसको रोकता है। तो मैं चाहता हूं इस बॉडी का प्रतिष्ठिम्ब कम होना चाहिए, इस बॉडी का प्रतिष्ठिम्ब कम होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा जाएगी। अब जितनी ज्यादा चुंबक बनेगा जनरेटर के आर्मेचर में, उतना ही वोल्टेज ज्यादा बनता है। एक बार फिर से सुने, ये प्रतिष्ठिम्ब क्या कार्य करता है? प्रतिष्ठिम्ब चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को नष्ट करता है, ये प्रतिष्ठिम्ब। अगर बॉडी का प्रतिष्ठिम्ब ज्यादा हो गया तो अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कम रहेगी, क्योंकि प्रतिष्ठिम्ब चुंबकीय बल रेखाओं को नष्ट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि प्रतिष्ठिम्ब का मान हमेशा कम होना चाहिए, ताकि अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सके। क्लियर हो गया? तो बॉडी का काम क्या हुआ? बॉडी ध्रुव, चुंबक के ध्रुवों को आधार प्रदान करना, मशीन के अंदर के पार्ट्सों की सुरक्षा करना। ठीक है, तीसरा काम
अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न प्रतिष्ठिम प्रदान करना। अगर प्रतिष्ठिम निम्न है तो इसमें अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। समझ गए? तो मशीन की बॉडी जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की और या कास्ट स्टील की। छोटी मशीन की बॉडी को किसका बनाओगे? कास्ट आयरन का। और बड़ी मशीन की बॉडी को किसको बनाओगे? कास्ट स्टील का बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। तो सबसे पहले अगर देखा हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमें मशीन की बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, मशीन की बॉडी दिखाई थी। ठीक है, कार्य देखेगा। कार्य मैंने अभी आपको बताया कि मशीन की बॉडी का क्या कार्य होता है। देखो, पहला, चुंबक के ध्रुवों के लिए आधार प्रदान करना। चुंबक के ध्रुवों के लिए आधार प्रदान करना, अभी बताया। दूसरा, अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न प्रतिष्ठिम का रास्ता प्रदान करना। ध्यान रखना, हमेशा प्रतिष्ठिम का मान क्या होना चाहिए? कम। अगर प्रतिष्ठिम कम रहेगा, प्रतिष्ठिम कम रहेगा, ये प्रतिष्ठिम्ब सही है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रतिष्ठिम कम है तो अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि प्रतिष्ठिम, बार बार बता रहा हूं, मशीन की बॉडी में प्रतिष्ठिम हमेशा कम होना चाहिए, जब भी चुंबक ज्यादा गुजर सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठिम चुंबकीय बल रेखाओं को खत्म करता है। यहां तक समझ में आया? ध्रुवों के लिए चुंबकीय फ्लक्स परिपथ पूर्ण करती है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये मशीन की बॉडी रही, यहाँ चुंबक के ध्रुव रहा एन, और फिर यहाँ एस, और यहाँ एन, और यहाँ एस। तो देखिएगा, अगर ये मशीन की बॉडी है तो यहाँ से बताओ ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी नहीं गुजरेगी? तो क्या कह रहा है? ध्रुवों के लिए चुंबकीय फ्लक्स का परिपथ पूरा करना। सही बात है, ये ध्रुवों के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, तो बताओ ये बॉडी के माध्यम से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? समझ में आया कि नहीं है? तो ध्रुवों के लिए चुंबकीय फ्लक्स का पथ पूरा करती है। कौन करती है? बॉडी करती है। और ये क्वेश्चन कहाँ है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली मेट्रो के पेपर में आया। बोलो राइट है? बॉडी का क्वेश्चन कभी जीवन में बाहर नहीं जाएगा। बड़ी बॉडी। अब देखिएगा, बताइए, अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, जैसे ही आप किसी मशीन की बॉडी को खोलते हैं ना, जैसे ही हम किसी मशीन की बॉडी को खोलते हैं, ठीक है सर, खोलते हैं, तो आपको एक बात का पता होगा, जैसे ही मैं मशीन की बॉडी को खोलूंगा, खोल दो भाई, बॉडी को खोलो, तो जैसे ही हम मशीन की बॉडी को खोलते हैं तो उसमें चुंबक के ध्रुव दिखाई देते हैं, मैग्नेटिक पोल। तो सबसे पहले जो हमने पार्ट्स पढ़ा था ना, ये पढ़ा था, ये क्या होता है? ये सर अभी बताया था आपने, ये बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और सर अंदर क्या होता है? ये अंदर चुंबक के ध्रुव होते हैं, एन, एस, एन और एस, ये चुंबक के ध्रुव होते हैं। बोलो क्लियर? एक बात बताइए आप मेरे को, क्या बॉडी को आप पतले तो बनाओगे? क्या बॉडी में एडी करंट लॉस होगी? नहीं। बॉडी में एडी करंट लॉस का क्या मतलब है? एडी करंट लॉस कब होती है? जब किसी लोहे भाग में करंट आ जाता है। अगर मशीन की बॉडी में अगर करंट ही आ रहा है तो हम लोगों को भी तो विद्युत का झटका लगेगा ना। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बॉडी को हमेशा पटलित बनाया जाता है, पटलित नहीं बनाया जा सकता, या पटलित बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। नहीं, पटलित कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि भंवरधारा हानि को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। लेकिन बॉडी में कोई करंट ही नहीं आता बेटा, करंट आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मरने की संभावना आप लोगों की है। बोलो क्लियर है? तो जहां भी, अब एक तरीके बता दूं तुम्हें सीखने का बेटा, बाद में बताऊंगा, तो कभी भी बॉडी को पतलित नहीं बनाया जाता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इस बॉडी में कभी भी एडी करंट प्रवाहित नहीं होती है। अगर एडी करंट आ गई तो विद्युत का झटका लगेगा आप लोगों के लिए। समझ में आया? तो देखो बेटा, नोट लगाते हैं, बॉडी को कभी भी पतलित नहीं बनाया जाता है। राइट है? नहीं बनाया जाता है। समझ में आए? तो बॉडी को कभी भी पतलित नहीं बनाया जाता है। राइट हो गया, बिल्कुल फेंक देना। अब बताएं, बॉडी हटाते क्या दिखाई देते हैं? चुंबक के ध्रुव दिखाई देते हैं। आपको भी पता है कि बताएं
बॉडी को हटाते क्या दिखाई देते हैं सर? चुंबक के ध्रुव दिखाई देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या दिखाई देंगे? चुंबक के ध्रुव। ये रही चुंबक के ध्रुव, ये रही। अब ये क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, क्या है? बॉडी। तो ये बॉडी के साथ में ये चुंबक का ध्रुव लगा होता है ये। तो मैं इसको बोल्टों की सहायता से बॉडी के साथ कस देता हूँ चुंबक के ध्रुवों को। तो ये पूरा चुंबक का ध्रुव है। क्या है ये? चुंबक का ध्रुव। अब देखो इस पर जो बाइंडिंग लिपटी होगी ध्रुव पर, ये वाली, ये बाइंडिंग, ये बाइंडिंग, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग लिपट रही है ना, इसे बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, ध्यान रखना। तो जो ध्रुवों पर बाइंडिंग लिपटी होगी इसे कौन सी बाइंडिंग कहोगे? फील्ड बाइंडिंग। बहुत बार पेपर में आता है। बताओ ध्रुवों पर यहाँ पर ये जो बाइंडिंग लिपटी होगी, ये अच्छा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको रेड कलर का बनाऊं पहले, ठीक है। अब सुनो, ध्रुवों के ये बाइंडिंग है, बताएं आप लोग इसे कौन सी बाइंडिंग बोलोगे? फील्ड बाइंडिंग। याद रखिएगा बहुत बार पेपर में आता है। तो ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पे जो बाइंडिंग लिपटी होगी ना, इसे फील्ड बाइंडिंग बोलोगे। ये फील्ड बाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब याद रखो जो ध्रुवों का सबसे निचला, यहां तक केवल चुंबक का ध्रुव है, ध्यान रखना, यहां तक केवल ध्रुव है। और नीचे का ये जो चौड़ा भाग है ये वाला, ये ये जो चौड़ा हिस्सा होता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो चौड़ा हिस्सा होता है ये, इसको बोलते हैं पोलसू। इसको क्या बोलते हैं? पोलसू। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ध्रुव को बताता हूँ। किसको बताते हैं? ध्रुव को। तो आप याद रखना डीसी जनरेटर के अंदर ये चुंबक के ध्रुव होते हैं। ये चुंबक के क्या है? ध्रुव है। ध्रुव पर क्या लिपटी होती है? वाइंडिंग। एक बात बताएं आप लोग, जब ध्रुव पर वाइंडिंग लिपटी होती है तो ये जो ध्रुव होता है ये बना होता है कास्ट आयरन का। ये कास्ट आयरन का बना होता है, मैग्नेटिक पोल, ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन का। परंतु इस ध्रुव में हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाएगा। क्योंकि इसमें सिलिकॉन स्टील इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कल मैंने समझाया था आपको हानि में हिस्टेरिसिस हानि कम होगी। आप बोल रहे हो सर एक बात बताओ, यदि ध्रुवों पर बाइंडिंग है तो ध्रुवों में करंट जाएगा, और करंट जाएगा, और ये तुम्हें पता है ध्रुव किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, लोहे का बना है। जब ये लोहे का बना है तो इसमें करंट जाएगा, और करंट जाएगा लोहे में तो दो प्रकार की हानि होगी, एक तो एडी करंट लॉस होगी और एक हिस्टेरिसिस लॉस होगी। आपको बता देता हूँ मैट्रिक, जिस लोहे पर बाइंडिंग लिपटी होगी उस लोहे में करंट जाएगा, और जिसमें करंट जाएगा तो दो प्रकार की हानि तो श्योर होती है, एक होती है हिस्टेरिसिस लॉस और एक होती है एडी करंट लॉस। बोलो बिल्कुल बेस क्लियर हो गया ना आप लोगों का? समझ में आया? अब बताओ इस हानि को कम करने के लिए हम पोल को किसका बनाएंगे? हम पोल को बनाएंगे सर, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील का। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इनको पत्तियों का बनाते हैं बेटा। किसका बनाते हैं? पत्तियों का बनेंगे पोल। अरे किसका बनेंगे बेटा? पत्तियों का बना होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिएगा, आओ बेटा समझते हैं इसके बारे में। सुनना, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं। बताएं, देखो ये कास्ट आयरन का बना होता है, बॉडी के साथ में बोल्टों से इसको बॉडी के भाग पे कस दूंगा, ठीक है। वमर तरह हानि कम करने के लिए इसको क्या बनाया जाता है? पटले। आपसे बोलेगा बताओ ध्रुवों को एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करोगे आप लोग? सर पटलित बनाएंगे, और पटलों की मोटाई कल बताई थी 0.35 mm से 0.5 mm होती है। जो ये पत्तियों का बनेगा ना ध्रुव, तो इन पत्तियों की मोटाई हो गई, कितनी हो गई? 0.35 से 0.5 mm। पत्तियों को बनाते हैं, पत्तियों का मतलब पटलित बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वमर द्वारा हानि कम करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है, एडी करंट लॉस इंग्लिश में बोलते हैं। कल जो आपको कहानी बताई थी उसमें टाइम मत लो, क्योंकि कल देखो बेस कितना अच्छा है पढ़ाने का तरीका। हानि घुसाइए पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। बताओ हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा? 4% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। बोलो क्लियर है? इसको बोल्टों पर, बोल्ट इन इसको इनको बॉडी पर बोल्टों की सहायता से कस दिया जाता है। बोलो क्लियर हो गया ध्रुव? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले, आइए देखिएगा ध्रुवों का क्या काम है। बताओ
ध्रुव का क्या काम होता है? सर ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव पर वाइंडिंग लिपटी होती है। क्या लिपटी होती है? वाइंडिंग। और इसे कौन सी वाइंडिंग बोलोगे? फील्ड वाइंडिंग। देखिएगा, आए और समझते हैं। देखो ये ध्रुवों पे बाइंडिंग लिपटी होती है, ये मैग्नेटिक पोल है। ये मैग्नेटिक क्या है? पोल। सर सही है। ये जनरेटर के मैग्नेटिक पोल होते हैं, और इन पर क्या लिपटी होती है? ये फील्ड वाइंडिंग होती है। जो ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है ना, इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये लिपट रही, ठीक है। ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है, इसे क्या बोलोगे? फील्ड वाइंडिंग। यहाँ तक समझ में आया आपके? ठीक है, बोलो। फील्ड बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। आधार का मतलब टिकी हुई। आधार का मतलब टिकी हुई। तो बताओ, फील्ड बाइंडिंग ध्रुवों पर टिकी पड़ी है। सर यहाँ तक क्लियर। अगला, अधिक चुंबकीय के फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न प्रतिष्ठुम का पथ प्रदान करना। सही है बेटा। हमेशा प्रतिष्ठुम का मान कम होना चाहिए। हमेशा प्रतिष्ठुम का मान कम होना चाहिए, ताकि अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजर सके। ताकि अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजर सके। तो अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए हमेशा प्रतिष्ठिम का मान क्या होना चाहिए? सर निम्न होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलू आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आए, अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आंसर अपन लोग बताते हैं। डीसी मशीन में अधिकतम ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 8। ध्यान रखना, जो डीसी मशीन है, डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर है, इस डीसी मशीन में अधिकतम पोल की संख्या कितनी होगी? 8। और न्यूनतम कम से कम कितनी होगी? तो आपको पता है, ये डीसी मशीन है, बॉडी होती है, बॉडी के साथ में ध्रुव होते हैं। सबसे न्यूनतम ध्रुव की संख्या कम से कम कितनी होगी? एक। अरे यार का एक ध्रुव से काम चल जाएगा क्या? आप एक बात बताएं, मशीन में क्या एक ध्रुव से काम चल जाएगा क्या? लो भैया, हमने एक ही ध्रुव बनाया हो। अब बताओ एक ध्रुव को क्या करेंगे? तो मशीन में, डीसी मशीन में न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 2। एक से काम नहीं चलेगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए? सर कम से कम न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताएं आप लोग। 2। आगे बताएं। डीसी मशीन में सामान्य साधारणतः ध्रुव की संख्या कितनी होती है? आपसे ये लगाएगा, डीसी मशीन में साधारणतः ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 8, ए, बी 4, सी 3 और डी 2। अब आपसे पूछेगा कि बताएं, डीसी मशीन में न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है सामान्यतः? साला पूछे साधारणतः और इसी को पूछ ले न्यूनतम। साधारणतः न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? भैया आपको तो पता है न्यूनतम ध्रुव की संख्या 2 होती है, लेकिन साधारणतः, साधारण सामान्य स्थिति में कम से कम ध्रुव कितने रखे जाते हैं? 4 तो होने ही चाहिए बेटा, क्योंकि जनरेटर को दोनों तरफ से घेरना चाहिए बेटा। इस जन आर्मेचर को दोनों तरफ से, एक तो भाईजान इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 2 से पार नहीं पड़ेगी। तो न्यूनतम, अगर केवल क्वेश्चन ऐसे आए कि न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है, तो 2 करोगे। और अगर ऐसे आए साधारण है, न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? साधारण सामान्य स्थिति में न्यूनतम ध्रुव की संख्या पूछे, 4 ठोक के आना है। वहां 2 मत करके आना, 2 तो और लड़के करके आएंगे, अपन कितने करके आएंगे? 4 करके आएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताएं आप लोग। बोले भाई, डीसी मशीन के पोल किसके बने होते हैं? ए तामा। अरे एक बात बताएं, चुंबक के ध्रुव क्या तांबे के बने होते हैं क्या? सोना। जनरेटर सहित उठा ले जाएंगे चोर इसको। अगर आपने ध्रुव, ऐसे मोटे मोटे ध्रुव, अगर आपने ऐसे मोटे मोटे ध्रुव सोने के बना दिए ना, तो जनरेटर घर में लगाए ना, तो जनरेटर सहित तुमको भी उठा के ले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में होता है कास्ट आयरन। क्या?
कास्ट आयरन याद रखना, कास्ट आयरन के हम चुंबकीय ध्रुव बना सकते हैं, आंसर कास्ट आयरन होगा, लेकिन स्टेम कास्ट आयरन। लेकिन अगर डी में हो सिलिकॉन स्टील, क्या हो, सिलिकॉन स्टील, तो हम लोग सिलिकॉन स्टील आंसर देंगे। वो यूं देंगे क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने पर, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने पर हिस्टेरेसिस हानि भी कम होती है। वैसे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ध्यान रखना, वैसे किसके बनेंगे, कास्ट आयरन के, परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम इसको सिलिकॉन स्टील का बना कहेंगे। राइट है, क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया, आगे चलो। ओहो, पोल शू, एक बात बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप हाँ जी सुनिए, ये बहुत बार आता है, बहुत बार पेपर में आता है कि पोल शू होता क्या है, पोल शू होता क्या है। तो पहले मैं इस पोल शू को आपको बहुत सुंदर तरीके से समझा दूं, जब तुम्हारे समझ में आएगा। तो सुनो, मैं पीछे ही समझाऊंगा, यहाँ भी नहीं समझा सकता इसको, कहाँ समझाऊँ, डायग्राम होगा मत से, जगह होगी वहाँ से समझाएंगे इसको, है ना। तो यहीं समझा देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह है, बाद में इसको बना लेंगे, मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सीखो भाई, आइए, क्या होता है पोल शू, पोल शू क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा, ये पोल शू ई अपनो मशीन की बॉडी होगा करे, ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन की बॉडी होती है, इसमें ध्रुव होते हैं, एक ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन ध्रुवों के मध्य में कौन घूमेगा, सर आर्मेचर घूमेगा, ये आर्मेचर घूम रहा, कौन घूम रहा है, आर्मेचर, बिल्कुल अच्छे से सीखना, ये मजेदार पॉइंट है, बहुत मजा आएगा। अब क्या हुआ, जब आर्मेचर घूमता है ना, तो आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, ये क्या कटेगी, चुंबकीय बल रेखाएं, ये कटी, ओहो, ये कौन की चुंबकीय बल रेखाएं थी, ध्रुवों की, एन एस, एन और एस। जैसे ही ये चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य में, जैसे ही ये आर्मेचर घूमेगा ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर चली जाती है, पूरी फड़फड़ा जाती है। तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं तो देखो यहां से गुजर गई, कुछ तो यहां से हट गई, अब कुछ चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ टकरा के इधर चले गई, कुछ यहाँ आ गई और कुछ यहाँ आ गई, चुंबकीय बल रेखाएं। अब क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ यहाँ और कुछ यहाँ गई, ठीक है। अब लड़ाई दंगा क्या था इन तीन सबके मध्य में, लड़ाई एक ही बात की थी। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर तो हो गई, यानी कि जैसे तुमने आर्मेचर को घुमाया, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो बीच में थी बहुत सारी, वो इधर उधर भग गई। अब भाई साहब बहुत सारी इधर उधर गई वो चुंबकीय बल रेखाएं, घुमाने से ये गई, ये गई। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं फिर आर्मेचर से भी टकराएगी, क्योंकि घनी सारी है, संख खरब अरब करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। अब क्या हुआ, अब तुम्हें पता है जब आर्मेचर घूमेगा ना प्रेशर के साथ में, तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं तो आर्मेचर से टकरा गई, ठीक है, टकरा गई ना, और कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर जाके नष्ट हो गई। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं इस आर्मेचर से टकरा रही थी, तो क्या कह रहा था, एन ध्रुव ये बोल रहा था ये चुंबकीय बल रेखाएं तो मेरी है, ये बोल रहा था नहीं नहीं ये चुंबकीय बल रेखाएं तो मेरी है, ये बोल रहा था नहीं नहीं ये चुंबकीय बल रेखाएं तो मेरी है। भैया इसकी तो पता ना कितने इकाई, या कि कितने इकाई, या कि कितने इकाई। तो इस आर्मेचर पर कहीं तो वोल्टेज कम, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं कम टकराएगी तो वोल्टेज भी कम बनेगा। तो यहां चुंबकीय बल रेखाएं कम टकराने से वोल्टेज कम, यहां ज्यादा और यहां कम, ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि यहां पोल है, ये
चुंबकीय बल रेखाओं कि ये ध्रुवों ने गैप कर रखा था तुम्हारे, निकल गई चुंबकीय बल रेखाएं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ध्रुव के निचले भाग पर, यहाँ ये मेन ध्रुव होता है। अब देखना बेटा कौन सा होता है मेन ध्रुव, बता रहा हूँ अभी बेटा, समझाऊंगा ढंग से देखना, बस फिर हो जाएगा क्लियर। ये मेन ध्रुव होते हैं ना ये वाले, इनके बीच में कौन घूमता है, आर्मेचर। तो क्या करूंगा मैं इन मेन ध्रुव के नीचे भाग पर, एक नीचे भाग पर यहां पर मैं एक ऐसा चौड़ा भाग लगा दूंगा। तो ध्रुवों के जो मेन पोल था इसके नीचे का जो चौड़ा भाग होता है ना, इसे बोलते हैं पोलसू। इसे क्या बोलते हैं, पोलसू। ये लगा दिया, इस पे भी मैंने पोलसू लगा दिया बेटा, ऐसे ही हो, इस पे भी पोलसू लगा दिया और इस पे भी पोलसू लगा दिया, ऐसे मैं नहीं हूं। अब बताओ चुंबकीय बल रेखाएं पूरी अंदर ही रहेगी। अब चुंबकीय बल रेखाएं जब पूरी अंदर ही रहती है तो संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाएं पूरी अंदर आर्मेचर से बराबर टकराएगी, सभी जगह से आर्मेचर पे चुंबकीय बल रेखाएं बराबर होगी, तो वोल्टेज का मान समान होगा। तो पोलसू ने क्या काम करा था, पोलसू जो चौड़ा भाग था उसने काम करा था कि जो चुंबकीय फ्लैक्स की बल रेखाएं इधर उधर चल रही थी, उस चुंबकीय फ्लैक्स को बाहर जाने नहीं दिया और आर्मेचर पे चुंबकीय फ्लैक्स समान रूप से आया। तो पोलसू का काम क्या होता है, आर्मेचर पर चुंबकीय फ्लैक्स का समान वितरण करना, क्योंकि इसने चारों ओर से स्थान को घेर लिया। ऐसे यूं जब यूं घेर लोगे तो समान रूप से चुंबकीय फ्लैक्स इस आर्मेचर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो क्लियर। बहुत बार आता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात का और, ध्रुव का जो निचला भाग होता है ये पोलसू, ये होता है चौड़ा भाग, इसको पोलसू कहते हैं। इसने समान चुंबकीय फ्लक्स का वितरण किया आर्मेचर पर, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसकी चौड़ाई ये मेन ध्रुव की अपेक्षा 2 गुना अधिक होती है। कितने अधिक होगी, 2 गुना। इसकी चौड़ाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई 2 गुना अधिक होती है। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ गया कि बताओ ध्रुवसू की चौड़ाई मेन पोल की अपेक्षा कितनी होती है, 2 गुना। दूसरी बात, इसको मेन पोल पे कसूंगा मैं, यहाँ मेन पोल पे इसको कसता हूँ काउंटर संक स्क्रू की सहायता से। ठीक है, अब बताएं, एक और बात बताएं आप लोग, यहाँ पर देखो वाइंडिंग होती है, ये फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड जब नीचे से चौड़ाई ज्यादा है तो बताओ फील्ड वाइंडिंग नीचे आ सकती है क्या, जब नीचे से चौड़ाई ज्यादा है तो बताओ ये फील्ड वाइंडिंग नीचे आ सकती है कि नहीं बेटा, ये नीचे नहीं आएगी। तो ये क्या काम करता है, फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करता है, उसको बाहर आने से रोकता है, किसको, फील्ड वाइंडिंग को, और आर्मेचर पर समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करता है, कौन, पोलसू। 2 क्वेश्चन हो गए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मेन ध्रुव की अपेक्षा 2 गुना होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है, किसका, पोलसू का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आया, सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को यदि हल करते हैं ना अपन लोग, तो अब अधिकतम ध्रुव की संख्या अपन लिख देते हैं यहाँ 8 होती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो बेटा बताओ, ये पोलसू है, तो ये आर्मेचर का जो निचला भाग होता है ना बेटा, ये पोलसू होता है, ठीक है। ये मेन ध्रुव का निचला भाग होता है, समझ में आया। इसको मेन पोल पर, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान लाइनमैन 2012 के पेपर में, राजस्थान लाइनमैन 2012 के पेपर में आया था कि इसको जो पोल, ये काउंटर, ये ना ये ध्रुवसू, इनको ये इसकी सहायता से कसा जाता है, ये बोल्ट कसरे, इनको बोला जाता है काउंटर संक स्क्रू, इनको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू, हिंदी में बोलते हैं प्रति मध्य पेच। कहाँ आया था ये आया था JBNL के एग्जाम 2012 में, एग्जाम लो ये लिख दिया, चेक कर लेना बारे में, ठीक है। अगला, अब बताओ कार्य क्या हुआ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान बिजली विभाग का पेपर 18 का उठा लेना, उसमें कार्य का क्वेश्चन आ गया। देखो आर्मेचर पर समरूप चुंबकीय फ्लक्स प्रदान करना, बहुत बार आएगा। अगर पोल सू ने चारों तरफ से घेर लिया ना, तो आर्मेचर पर समान रूप से फ्लक्स का वितरण होगा कि नहीं होगा, बताएं आप सभी स्टूडेंट। तो आर्मेचर पर समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करना,
देखो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ताकि बेस क्लियर हो। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले मैं मशीन के बारे में सिखाऊंगा, फिर उसके पार्ट्स के बारे में, और फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको यहीं सॉल्व करेंगे। नो डाउट हो जाएगा, सेशन ऐसा लगेगा कि आप देखना बेस क्लियर होगा। और ये आपको पता है साफ साफ, यदि आप राजस्थान लाइन में टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो मेन पेपर लगेगा उसमें स्किल के क्वेश्चन दे रखे हैं, साफ साफ लिखा पड़ा है। स्किल का क्वेश्चन देगा, 100 नंबर में स्किल आएगा। स्किल का मतलब होता है प्रैक्टिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तैयार हो जाओ। अगला, फील्ड बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। एक बात बताएं, फील्ड बाइंडिंग ये होती है ना, ये फील्ड बाइंडिंग, बोलो क्लियर। अब बताओ फील्ड बाइंडिंग नीचे आ सकती है क्या? नहीं आएगी। फील्ड बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान लाइन में 18 के पेपर में ये भी आ गया, ये भी आ गया। बताओ इस पोल शू का क्षेत्रफल, इसकी जो चौड़ाई है ये मेन ध्रुव की अपेक्षा 2 गुना होती है। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे कई बार पूछेगा इसकी जो पोल शू की चौड़ाई मेन ध्रुव की अपेक्षा कितनी होती है? 2 गुना होती है। बोलो क्लियर। अब एक बात बताएं, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ सकता है। जब बाइंडिंग इससे लग रही है पोल शू से, जब पोल शू पर बाइंडिंग लगी रही है, तो आप एक बात बताएं मेरे को कि इस बाइंडिंग, जब पोल शू पर बाइंडिंग लिपट ही रही है, तो पोल शू में भी एडी करंट आएगी, हिस्टैरिसीस हानि भी होगी, एडी करंट लॉस भी होगा। तो पोल शू भी हमेशा पटलित बनाया जाएगा वमरदरा हानि कम करने के लिए, और इसको भी सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना, पोल शू हमेशा पटलित बनाया जाएगा। पोल शू, क्यों? क्योंकि इसमें करंट आ रही है, और करंट आएगी तो आपको पता है एडी करंट लॉस होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? और किसका बनेगा पोल शू बेटा? ये बनेगा कास्ट आयरन का, परंतु हिस्टैरिसीस हानि काम करने के लिए इसको अपन सिलिकॉन स्टील का बना कहते हैं। तो बताओ पोल शू किसका बनेगा? ये बनेगा कास्ट आयरन का। और अगर कास्ट आयरन भी ऑप्शन में हो और सिलिकॉन स्टील भी हो, तो सबसे पहले क्या दोगे आंसर? सिलिकॉन स्टील। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। समझ में आया पोलसू? तो सबसे पहले क्या पढ़ाई थी? सबसे पहले सर आपने बॉडी पढ़ा दी। बॉडी को खोलते क्या दिखाई देते हैं? सर ध्रुव दिखाई देते हैं। ध्रुव के निचला भाग क्या होता है? सर पोलसू होता है। क्या काम करता है? समरूप चुंब के फ्लक्स प्रदान करता है सर आर्मेचर पर। और फील्ड बाइंडिंग को सर आधार प्रदान करता है ताकि फील्ड बाइंडिंग बाहर नहीं निकले। आइए अब देखिए फील्ड बाइंडिंग। हाँ जी, फील्ड बाइंडिंग। आप बताइए, देखो ये मशीन के अंदर ये वाला, ये मशीन के अंदर पोल है, ये ध्रुव एन एस एन एस एन एस एन एस ऐसे, एन एस ऐसे, ये मशीन के अंदर पोल होते हैं। इन पोल पर ये बाइंडिंग लिपटी पड़ी है, देखो कॉपर की ये मशीन के अंदर पोल होते हैं। और पोलों के ऊपर जो बाइंडिंग लिपटी होती है ना, उसे बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताएं फील्ड बाइंडिंग क्या होती है? यह बाइंडिंग मशीन के ध्रुवों पर लिपटी होती है। कई बार क्वेश्चन आ गया, फील्ड बाइंडिंग कहाँ होती है? मशीन के ध्रुवों पर होती है। समझ में आया? इसके बाद कैसे तारों की बनी होती है? सर ये एलिनीकृत विद्युत रोधी तांबे के तारों की बनी होती है। छाप लेना, दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ गया, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ गया, राजस्थान लाइनमैन 2022 के पेपर में आ गया, इसरो के पेपर में आ गया। बदनाम क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। तो ध्रुवों पे जो बाइंडिंग लिपटी होगी वो किस, वो किसकी बनी होती है? एलिनीकृत विद्युत रोधी तांबे के तारों की बनाई जाती है। अब इस बाइंडिंग का काम क्या हुआ? इस बाइंडिंग का काम क्या हुआ? जब इस बाइंडिंग में करंट जाएगा तो बताओ इसमें अंदर चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो क्लियर। अरे चुंबकीय ध्रुव चुंबकित होंगे कि नहीं होंगे? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है लल्ला। इस बाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने पर ध्रुव चुंबकित हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? तो इस बाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, तो फील्ड बाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। बताओ फील्ड बाइंडिंग का काम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है आगे चलते हैं।
ओहो, याद रखना बेटा, आ जाओ आर्मेचर। पढ़ने का तरीका तो यही होता है, जम के पढ़ो, मेहनत जम के करो, ऐसी पॉइंटों को भी मत पढ़ो जो आते नहीं है पेपर में, टाइम भी बर्बाद होता है। अच्छे पॉइंटों को लेवल से पढ़ो, और रटो भी मत, टेक्निकल में रटन विद्या नहीं चलती। क्लियर हो गया? चलते हैं, देखो याद रखना। ओहो सर, ये एक बेलनाकार घूमने वाला भाग होता है, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आर्मेचर है बेटा, ये पूरा आर्मेचर है, यहाँ तक यहाँ तक, ये पूरा आर्मेचर भैया। ये कम्यूटेटर है, ये क्या है? कम्यूटेटर होता है। इसको आगे पढ़ाएंगे, बाद में समझाएंगे, पहले इस आर्मेचर को समझो। ये खोखला पटलित बेलन होता है, पत्तियों का बनाया जाएगा ये। पत्तियों का, देखो ये दिख रही पत्तियां, पत्तियों का क्यों बनाया जाता है? इसकी परिधि पर खांचे होते हैं, देख खांचे हैं इसके अंदर, इसकी परिधि पर खांचे होते हैं जिनमें आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। तो इस आर्मेचर के खांचों में जो बाइंडिंग करोगे ना आप ये वाली, उसे आर्मेचर बाइंडिंग कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो याद रखना, आर्मेचर किसका बनेगा? आर्मेचर बनेगा कास्ट आयरन का, परंतु हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए इस आर्मेचर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हर बंदा करता है, सब जानते हैं, सब करेंगे। ये कोई कंपटीशन है? ये कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं है। तो देखिएगा बेटा, आइए सुनिए, बताएं। देखो हिस्टेरिस हानि कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिला दी जाती है। ये किसका बनेगा? सर कास्ट आयरन का बनेगा। खोखला बेलन होता है, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको क्या करते हैं? पटलित बनाया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब याद रखना, पटलित का मतलब होता है पत्तियों का, और इन पटलों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm होती है। बहुत खतरनाक क्लास चल रही है, आइए, आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है। एक बार देखिए, ये तो कुछ नहीं है, टेलर है। आप जुड़ोगे ना हमारे साथ में, जब देखिए भाई, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो एक एक शब्द का। आज मैं तुम्हें पूरे पार्ट्स पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास लेना, और फिर क्वेश्चनों को हल करना। आप पुराने पेपरों को हल करना, आपके पास बुक है उसको हल करना, देखना पार्ट्स के क्वेश्चन आप यूं ही टिक कर दोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलते हैं, तो देखिएगा, बताएं। एडी करंट लॉस, मैंने आपको कल हानि पढ़ाई थी ना, तो मैंने उसमें बता दी एडी करंट लॉस क्या होती है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको पटलित बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? तो बताएं। अब देखो सुनो, एक मिनट, आप लोगों को कम्यूटेटर भी पढ़ाऊंगा मैं। ये जो भाग होता है ना, इसे बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, और ये क्या होती है? सर ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ये क्या होगी? आर्मेचर वाइंडिंग। आप देखना, पढ़ो, क्लास लो, एक बार मजा आएगा। आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब इसके बाद में ये क्या होता है? ये कम्यूटेटर होता है, जो हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है, कम्यूटेटर। ये एसी सप्लाई को डीसी में बदलेगा। और ये क्या होती है? शाफ्ट, सर जिस पर आर्मेचर स्थित होता है, इसे शाफ्ट कहते हैं। पूरी क्लास लीजिए, फ्री में मैटर है, और जहां मिले मैटर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए, बोलो कार्य क्या हुआ आर्मेचर का? आर्मेचर का क्या काम हुआ? आर्मेचर वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। सही है, आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर के खांचों में लगी होती है, तो इसका काम क्या हुआ? सर आर्मेचर वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा देखिएगा आप लोग, ये ये है, ये ध्रुवों के मध्य है ना, एन एस, एन एस, इन ध्रुवों के मध्य में आर्मेचर घूमेगा। और आर्मेचर में क्या लगी होती है? सर बाइंडिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? वाइंडिंग लगी होती है। तो यार एक बात बताए मेरे को, दूसरा, यहां तक समझ गए? आर्मेचर बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। आप एक बात बताएं, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर के खांचों में लगी होती है, बाइंडिंग को आधार प्रदान कर रहा है। अब इस आर्मेचर बाइंडिंग को ध्रुवों के मध्य घुमाना, इस ध्रुवों के चुंबकीय फ्लेक्स के मध्य में आर्मेचर बाइंडिंग को घुमाता है। कौन? आर्मेचर।
अब देखो इस आर्मेचर की लंबाई अधिक हो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब आर्मेचर वाइंडिंग इन चुंबक के ध्रुवों के मध्य घूमेगी तो आर्मेचर की वाइंडिंग में ईएमएफ बनता है। ईएमएफ को बोलते हैं वोल्टेज। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार। बताइए डीसी जनरेटर के कौन से भाग में वोल्टेज बनती है? आर्मेचर की वाइंडिंग में बनती है। टकाटक। अगला, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया, ये बताऊं कहाँ आया था? ये पावर ग्रिड के एग्जाम में आया। आपको देखा डिजिटल बोर्ड पे क्लास चल रही है नया रूप, आपने पहली क्लास मेरी सिंपल बोर्ड पे देखी होगी, ठीक है? तो देखिए आर्मेचर की लंबाई तो अधिक, आइए देखना ये क्या है, देख इसकी लंबाई तो अधिक है, व्यास कम। समझ, इसकी लंबाई अधिक, व्यास कम। तो देखो क्वेश्चन आता है डीसी जनरेटर में आर्मेचर की स्थिति क्या होती है? लंबाई अधिक, व्यास कम। व्यास अधिक, लंबाई कम। तो बताओ क्या होगा? सर लंबाई अधिक, व्यास कम। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, आर्मेचर का प्रतिरोध। आर्मेचर अभी शाफ्ट है, वो माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील की बनी होती है। ये पॉइंट आगे आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे ना तब आएगा आगे, शाफ्ट भी बताऊंगा। आर्मेचर बाइंडिंग पॉइंट चल रहा है, तो अच्छा है कि अपन लोग उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में सीखें। आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर प्रति, आर्मेचर के बारे में सीखें। अब यहीं अगर मैं शाफ्ट को घुसाई घुसी करूं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि शाफ्ट को बीच पॉइंट में घुसा दो, उसको थोड़ी बोलेंगे अपन लोग। पहले अपन लोग जो पॉइंट चल रहा है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले इसको पढ़ो बेटा। आर्मेचर बहुत मोटा होता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ गया बहुत बार कि आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होता है। ऑप्शन आता है निम्न, उच्च, अधिकतम, अनंत। निम्न होगा, और कितने ओम होता है? अरे राजस्थान लाइन में नट्टारे के पेपर उठा के देखो, उठा के देखो, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम। ये 10 मत समझ लेना, 1 ओम होता है। कितने ओम है? 1 ओम। 1 ओम होता है, ठीक है? कितने ओम होता है? 1 ओम। मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है? अब पूछे कहाँ से कहाँ तक, तो ऑप्शन देख लेना, जो सबसे कम है वही करना है। 1 ओम। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगला, आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग करने से पहले ठोस परत के रूप में माइकानाइट भरा होता है। क्या करते हैं बेटा? सुनो, अपन लोग आर्मेचर में जो ये बाइंडिंग करेंगे ना, इससे पहले आर्मेचर के जो खांचे हैं उनके अंदर एक कुचालक पदार्थ लपेटा जाता है। यानी कि एक, पहले खांचों में भाई, अगर पागल हो आप लोग, आर्मेचर कास्ट आयरन डलवा लोहे का बना है, और इसी में नंगे में ही, खाली में ही अगर बाइंडिंग लपेट दोगे ना, बाइंडिंग का इंसुलेशन गर्म होने के कारण पिघल जाएगा, बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, आर्मेचर में करंट आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग करने से पहले इसमें एक कुचालक पदार्थ रखते हैं खांचों में, फिर बाइंडिंग को घुसाया जाता है। तो पहले आर्मेचर बाइंडिंग में, याद रखना। ओ देखो राहुल प्रजापति यही तो कह रहे, ढोर है बिल्कुल, इनको ये होश नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये खांचों में बाइंडिंग करने से पहले माइका नाइट पदार्थ भरा होता है। माइका अलग चीज होती है, माइका नाइट अलग होती है। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर को चेक कर लेना, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में आया था। आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग करने से पहले कौन सा कुचालक पदार्थ ठोस परत के रूप में भरा होता है? ये होता है बेटा माइका नाइट। क्या होता है? माइका नाइट। पहले बोल रहा हूं मैं, माइका अलग चीज होती है और माइका नाइट अलग चीज होती है। बोलो क्लियर हो गया? ये क्या होता है? माइका नाइट होता है, जो खांचों में बाइंडिंग करने से पहले करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो सुनो, अब ये आप लोग देखते जाना ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आया। आप पढ़ाने का तरीका देखो, पहले आर्मेचर के बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन बताई, और उस कंस्ट्रक्शन से संबंधित, आर्मेचर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको स्टार स्टार लगा लगा के
समझा के आपके हाथों में दे दूंगा, बस पढ़ के जाना है, बना बनाया हलवा मिलेगा। बस पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो। समझ में आया? आगे, इसको की सहायता से शाफ्ट पर लगा दिया जाता है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आया था कि जो आर्मेचर होता है ना, ये शाफ्ट पे लगेगा। ये किसकी सहायता से फंसा होता है? की सहायता से। इस पे की चाबी की सहायता से इसको फंस दिया जाता है शाफ्ट पे, ताकि ये बाहर नहीं निकले। कौन? आर्मेचर। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करते हैं बेटा, इससे इतना ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर की सहायता से इस आर्मेचर को हम फंसा देते हैं, ताकि आर्मेचर यहाँ से बाहर नहीं निकले। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? अगला, आर्मेचर बाइंडिंग को मजबूती के साथ खांचे में रखा जाता है। बिना मजबूती मत रख देना, ये भी क्वेश्चन आ गया कि आर्मेचर बाइंडिंग को खांचों में किस प्रकार रखा जाता है? मजबूती के साथ रखा जाता है। अगला, बाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकने के लिए बेजस का उपयोग किया जाता है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में और दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, आईटीआई सेमेस्टर के पेपर में क्वेश्चन उठाओ। जाओ बेटा जाओ, जल्दी उठाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अब देखो, ये है, आपको मैं कहाँ बताऊं, ये बताऊं, देखो ये रिया, आप लोग देखें, हम लोग ये देखो, ये सूत है ये। अब ये आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग है ना, बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। तो बाहर निकलने से रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा ना, आर्मेचर बाइंडिंग को खांचों से बाहर निकलने से रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा ना, उसे बोलते हैं बेजस। ये सूत है, डोरी दिख रही है ना आपको, सूत दिख रहा है ना, ये सूत है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेजस का बोल दो, या इसको बेजस बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? बेजस। सर मजा आया। अगला, आर्मेचर में बेजस के रूप में किसका प्रयोग करोगे? जूट का, जूट प्रयोग कर सकते हो, फाइबर का प्रयोग कर सकते हो, मिलीनेक्स का प्रयोग कर सकते हो, और बांस का प्रयोग कर सकते हो। ये राजस्थान बिजली विभाग में क्वेश्चन उठाइए, अभी पेपर को देखिए, अभी पेपर की पीडीएफ देखिए आप लोग। क्वेश्चन आ चुका है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में खांचों से बाइंडिंग को बाहर निकालने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेजस का। उस बेजस के रूप में हम कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? समझ में आ रहा है? कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? उसे क्या बोलोगे? सर जूट, और सर तंतु। ठीक है, तंतु के बाद में फाइबर, फाइबर के बाद में मिलीनेक्स, मिलीनेक्स के बाद में बांस का प्रयोग किया जाता है। सर अगला, आर्मेचर वाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे क्लास को लेके जाना, छोड़ मत देना। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो, एक बस ये मांगता हूँ, और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थोड़ी सेकंड डीसी, थोड़ी मैग्नेट डीसी जनरेटर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यही पूछो सब कुछ, वैसे तो बहुत दिक्कत आती, पूछ ले बेटा। ठीक है तो आप लोग, लाइव क्लास चल रही है, विशेष ध्यान दें। तो इस बाइंडिंग में, आर्मेचर बाइंडिंग क्या होती है? मोबाइल पे खूब कॉल, मोबाइल नंबर दे रखे ना आराम से। और लास्ट में देखो, आर्मेचर के खांचों में जो ये बाइंडिंग होती है, इसे आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलोगे? आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर के खांचों में जो बाइंडिंग होती है ना, जो बाइंडिंग होती है, हो जाएगी बात, बिल्कुल नो टेंशन रहो, ये भी हो जाएगी। ग्रुप में जुड़े हो आप लोग, व्हाट्सअप है आपके पास में, आप कमेंट कर दें। ठीक है अब देखिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ो, मेहनत करो। आप देखना सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में। और पढ़ के, क्लास लेके, एक बार आप सॉल्व तो करो पेपरों को, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चनों को पता पड़ जाओ रे यार, लकेरा सर ने बताया था। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिएगा, देखो,
यह बाइंडिंग कैसे तारों की बनी होती है? सुपर एनिमल ताम्र तारों की बनाई जाती है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आया था, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आया था, जूनियर स्टेटर के पेपर में आया था कि बताएं आर्मेचर बाइंडिंग कैसे तारों की बनी होती है? सुपर एनिमल तांबे के तारों की बनाई जाती है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अगली बात, अब क्या होता है, इसको आर्मेचर के खांचों में मजबूती के साथ स्थापित कर दिया जाता है। बोलो क्लियर है? आपको जो भी मेरे से बात करनी है, आप ये क्लास के द एंड पर करीब 11:15 बजे आप मेरे संपर्क में आ सकते हो। अभी मैं आपकी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? आपको वो सेशन 10 मिनट स्पेशल दूंगा, आप जो भी समस्या है आप बताएं, ठीक है? जो भी समस्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको पता है आप नहीं देख रहे, जो चल रहा है ना इसको चलने दें, मजा आएगा पढ़ने में। आप पढ़ें कि माइंड को डिस्टर्ब नहीं करे बेटा, बिना उसके चल रहे हैं तो बनने दे। जितना मुझे आप आने दोगे ना, आपको जाने और अच्छा क्या क्या बता दूंगा मैं, ठीक है? तो देखो ये क्या काम कर रहा है बताएं। आर्मेचर बाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है कि नहीं होता? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, अरे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर के कौन से भाग में ईएमएफ उत्पन्न होती है? तो बताओ किस में होगी ईएमएफ? आर्मेचर बाइंडिंग में उत्पन्न होगी ना ईएमएफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आर्मेचर बाइंडिंग खांचों में स्थापित होती है, कौन से पदार्थ की बनी होती है? कौन से पदार्थ की? सुपर एनिमल ताम्र तारों की, ठीक है? कौन से पदार्थ की? सुपर एनिमल ताम्र तारों की बनी होती है। बोलो क्लियर? समझ में आया? आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम फिक्स 11:15 बजे आप पधारें, ठीक है? अभी नहीं, ओके? इसके बाद देखो, अब बताएं डीसी मशीन में बंद प्रकार की बाइंडिंग, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताएं डीसी मशीन में कौन सी प्रकार की बाइंडिंग करते हैं? बंद प्रकार की। बंद प्रकार की का मतलब होता है कि यह खांचों में अंदर की साइड स्थापित होती है। तो देखो यह खांचों में अंदर घुस रही है कि नहीं घुस रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है लल्ला? बंद बाइंडिंग। क्लियर हो गया? अब ये आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? बंद तो कर दी, अंदर तो आप लोगों ने खांचों में स्थापित कर दी। अब ये बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठोक देना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है और लड़के कंफ्यूज होते हैं। आज मिलेगा सबसे बड़ा गुरु मंत्र, आइए देखते हैं। सर बार बार में क्यों बुलाते हो? देखो बेटा, ये बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? डीसी जनरेटर में बाइंडिंग कितने प्रकार की हुई? सर 2 प्रकार की। पहली कौन सी? वेव बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग है? वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग क्या होती है? देखो सुनो, इसको बोलते हैं तरंग कुंडन, जो लहर लहर के रूप में आगे बढ़ती है, इसको लहर बाइंडिंग भी कहते हैं। और निम्मी की भाषा में इसको लहर बोलते हैं। और दिल्ली मेट्रो के पेपर में लहर नाम आया था, लहर, लड़कों की लहर उड़ गई। क्या नाम आया था? लहर बाइंडिंग। क्या नाम आया था? लहर बाइंडिंग। अच्छा सर, लहर बाइंडिंग आया, हमने तो पहली बार पढ़ा। नहीं सर, मैंने तो दूसरी बार देख रहा हूँ। आपके सामने पहली बार आया होऊंगा, लेकिन मेरे सामने तो दूसरी बार आया। बेटा कोई बात नहीं, अब तीसरी बार देख लो ना आप, ठीक है? अब एक बात बताइए, देखो वे बाइंडिंग किसे कहते हैं? वे बाइंडिंग जो कि निरंतर आगे बढ़ती है। अब जब निरंतर आगे बढ़ेगी तो क्या एक दूसरे को कभी ओवरलैप कर रही है, काट रही है क्या? नहीं काट रही ना। तो वे बाइंडिंग जो लहर के रूप में निरंतर आगे बढ़ती है, उसे कौन सी बाइंडिंग बोलोगे बेटा? उसे बोलते हैं वेव बाइंडिंग। क्लियर हो गया? कौन सी बाइंडिंग बोलोगे? वेव बाइंडिंग बोला जाता है। और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। ओवरलैप का मतलब होता है बेटा काटना। जब आगे ही बढ़ गई ये, जब क्या आ गई? आगे ही बढ़ गई, एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब एक दूसरे को नहीं काटेगी तो सच बताइए आप लोग, ये ओवरलैप करेगी क्या? नहीं सर।
दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में, राजस्थान लाइनमैन 22 के पेपर में, UPPCL के पेपर में, SSC JN के पेपर में, जूनियर इंस्ट्रक्टर अभी पेपर लगा था ना 24-25 में, उसमें भी क्वेश्चन आ गया। बहुत बदनाम क्वेश्चन है ये कि बताओ वेव बाइंडिंग किसके लिए की जाती है। वेव बाइंडिंग उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। वेव बाइंडिंग उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। अगर हमें जनरेटर में उच्च वोल्टेज लेना है ना तो वेव बाइंडिंग करो इस प्रकार की। आर्मेचर में वेव बाइंडिंग करनी पड़ेगी। कब? यदि हमें उच्च वोल्टेज लेना है तो, और यदि हमें निम्न वोल्टेज लेना है ना तो लैप बाइंडिंग करेंगे। अभी तरीके बताऊंगा, अभी खेल देखना, खेल की धार देखना। आइए ध्यान रखना, वेव बाइंडिंग को हम सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं। यस, लहर लहर के रूप में आगे बढ़ रही है भैया। आप बताइए मेरे को यार, ये कौन सा संयोजन है? पढ़ रहे हो ना? सर ये तो सीरीज होता है। तो सच बताओ, वेव बाइंडिंग भी तो ऐसी चल रही थी, इसलिए इसको सीरीज बाइंडिंग भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि वेव बाइंडिंग को कौन सी बाइंडिंग कहते हैं? लैप बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग को कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं? सीरीज बाइंडिंग, समांतर बाइंडिंग, दोनों बाइंडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे? लहर लहर के रूप में, सीरीज हो गई, ठोको, सीरीज बाइंडिंग। अगला, अगली क्या होती है? ओहो, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि लैप वेव बाइंडिंग होती है ना, इसमें समांतर रास्तों की संख्या, आर्मेचर में जो करंट गुजरेगी वो हमेशा दो रास्तों से गुजरती है, अर्थात आर्मेचर में समांतर रास्ता की संख्या। अरे समांतर है और रास्ता, रास्ता को बोलते हैं पथ, रास्ता को क्या बोलते हैं? पथ। तो इस बाइंडिंग में अगर वेव बाइंडिंग करोगे ना तो करंट को गुजरने के लिए कितने रास्ते मिलेंगे? दो। यहां तक सही है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, लड़के गलत करते बहुत। इसके बाद, इस बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या पर निर्भर नहीं करती। समझा नहीं सर? मैं इसको समझा नहीं क्या? बेटा मशीन में आप लोग ये देखो, अब सुनो, अब मैं तरीके बताता हूँ। आपको बोले एक 4 पोल की डीसी जनरेटर है, 4 पोल का डीसी जनरेटर है साहब। कितने पोल का? 4 पोल का डीसी जनरेटर है। पढ़ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फ्री में मिल रहा है ना तो पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आते, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर और डिटेल से पढ़ना है ना, ये तो टेलर है, आइए क्लास में लकीरा सर के साथ। 4 पोल का डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग करने पर ऐसे क्वेश्चन आता है, वेव बाइंडिंग करने पर, वेव बाइंडिंग करने पर समांतर रास्ता की संख्या कितनी होती है? समांतर रास्ता की संख्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, समांतर रास्ता की संख्या क्या होती है? आपको पता है, महा ऑप्शन में ऐसे आए, बहुत बार आता है पेपर में ये, 4 भी 2 6 दिया है। लड़का बोल रहा है अरे भाइयों मुझे पता है तुम आंसर दे दोगे, लेकिन ये कंपटीशन लायक क्वेश्चन नहीं है, दुनिया करेगी। पोस्ट इतनी सी क्वेश्चन कर रहे लाखों स्टूडेंट, ऐसे पढ़ोगे क्या? खतरनाक क्वेश्चन आते हैं बेटा, मशीनों के स्किल के क्वेश्चन आएंगे। सुनो बेटा, वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। चाहे पोल की संख्या कितनी हो, तो बताओ इसमें ध्रुव की संख्या कितनी है? 4। जब भी हमारे समांतर रास्तों की संख्या 2 होगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि चाहे ध्रुव की संख्या कितनी भी हो, लेकिन समांतर रास्तों की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी, 2। चाहे तो 8 ध्रुव हो, अगर वेव बाइंडिंग है तो 2 ठोकेंगे,
चाहे 16 ध्रुव हो, अगर वेब बाइंडिंग है तो 2 ठोकेंगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मेरे सर्किटों समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सुनो भाई साहब, ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं तुम्हें, सबसे बड़ा गुरु मंत्र याद रखिएगा आप लोग। जनरेटर में एक होती है वेब बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग पढ़ रहे हो आप? वेब बाइंडिंग। वेब बाइंडिंग करते हैं उच्च वोल्टेज। किसके लिए? उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। बोलो क्लियर। कौन सी बाइंडिंग? कौन सी करते हैं? वेब बाइंडिंग। और जो लैप बाइंडिंग करते हैं, ये लैप, ये करते हैं निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा। बोलो क्लियर। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं बेटा, देख अच्छे से सुन लेना। बहुत खतरनाक ट्रिक लड़के भूलते। क्वेश्चन आया, वेब बाइंडिंग किसके लिए की जाती है? अभी अभी एग्जाम में तो आया था ये क्वेश्चन। आया ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज निम्न धारा, निम्न वोल्टेज उच्च धारा। यार निम्न वोल्टेज उच्च धारा, उच्च वोल्टेज में पढ़ के तो आयो, लेकिन कंफ्यूज हो गो। एग्जाम का डिप्रेशन था, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, कम समझ में आया। आपको ट्रिक बता रहा हूं, मजेदार, जो पहली बार ही देखोगे। और ये ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है, खुद ने बनाई थी। 3 साल पहले की वीडियो भी देख लो मेरी क्लास, खुद ने बनाई, तुम्हारे सामने बताया। क्या? देख वी, वी, वी यानी वोल्टेज। अगर हमें ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करनी है तो मैं वेव बाइंडिंग करूंगा। और बताइए आप लोग कि वेव वोल्टेज, क्या लैप में वोल्टेज आ रहा है? क्या देखो वी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। किस में आ रहा है सर? वेव में ही रही हो, ठोक दे। तो वेव बाइंडिंग हमेशा उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए। और लैप बाइंडिंग, बता लैप में कहीं वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, तो वोल्टेज निम्न होगा। और अगर वोल्टेज निम्न है तो करंट उच्च होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अब तो नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल भूलना भी नहीं है। बिल्कुल समझ में आया? इसके बाद देखो, लैप वाइंडिंग में क्या होता है? समांतर रास्तों की संख्या, इसमें इसमें समांतर रास्तों की संख्या हमेशा ए बराबर पी होती है, ध्रुव की संख्या के बराबर। लैप बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। लैप बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन आया, और बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार, कि बताएं एक डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग है। सुनना, कौन सी बाइंडिंग है? लैप। समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी? ए का मान, उसमें आया ए बराबर 2, बी आयो ए बराबर, बी आया था ए बराबर पी। केवल सुनो लड़का, यार पढ़ के तो आया था मैं, ए बराबर पी भी पढ़ो और ए बराबर 2 भी पढ़ो। भूल गो? अच्छे अच्छे लड़के भूल जाते हैं। ये ट्रिक मैंने बनाई, चाहे 3 साल की पहले की क्लास देख लो। ये ट्रिक आप खुद देखो, और ट्रिक बताता हूँ। देख, दोनों भाई साथ साथ मारे ए और पी, इसलिए लैप में ए बराबर पी होगा। जितने ध्रुव की संख्या होगी उतने ही समांतर रास्तों की संख्या होगी। और बता, वेब में ए बराबर 2 आ रहा है क्या? वेब में ए बराबर पी है क्या? नहीं। और वेब में देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं सर? 2। ठोको, अरे ठोको रे। तो वेब में हमेशा ए बराबर 2 होता है, और लैप में हमेशा ए बराबर पी होता है, और वेब में हमेशा ए बराबर 2 होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अब तो कभी जीवन में आंसर को गलत नहीं करोगे ना? तो बताएं वेब बाइंडिंग किसके लिए करते हैं? सर वेब बाइंडिंग
सर उच्च वोल्टेज निम्न धारा, और लैप वाइंडिंग निम्न वोल्टेज उच्च धारा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया ना? छाप तो दोगे ना तालियों की गड़गड़ाहट से, क्लास को पहुंचा तो दोगे ना दोस्तों तक? पहुंचाने का आपका काम है, मेहनत मेरी करने का काम है। अब बताइए, आइए सुनिए, ये पढ़ाया था कि आपको? आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ा रहा हूं, तोड़ के पटकूंगा एग्जाम में। देखना, खेल देखना, और खेल की दहाड़ देखना सर। और बाइंडिंग चैप्टर अलग पढ़ाऊंगा, उसमें तोड़ूंगा इनको। ये केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्मेचर बाइंडिंग, तो अभी शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। जब बाइंडिंग पढ़ोगे ना, जब देखना चैप्टर को, एक बार लखेरा सर के साथ में चाय पी कर देखो आके, समझ में आया कि नहीं आया? सर वेव बाइंडिंग ये है सर। सर 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है, ठीक है। देखो मेरा काम है मेहनत कराने का, आप मेहनत करो, पढ़ो तो सही। क्लास को ले लो, अगर फ्री में कहीं से मिल रहा है तो क्लास आपको पढ़ लेनी चाहिए। पहली होती है सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग। कौन सी होती है? सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग। सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग क्या होती है? इस बात देखो, परिभाषा, डायग्राम कहाँ सीखेंगे? सर बाइंडिंग के चैप्टर में सीखेंगे ना, वहां आपने पढ़ाया ना, पढ़ाओगे वहां भी सीखेंगे। यहाँ हम केवल क्या कर रहे हैं, आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ रहे हैं जब, इसलिए सर इतना डिटेल से भी हमें नोक झोंक करने की आवश्यकता नहीं है सर। सर चलने दो। अब देखो सुनो, तरीके देखना, आपसे पूछेगा एक डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग की गई है, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग की गई है, तो समांतर रास्तों की संख्या बता। आप बताएं, समांतर रास्तों की संख्या हमेशा ए का मान कितना होता है? सर 2। और बताएं, 2 तो होता है। और सिंपल यानी कितना है? सिंपलेक्स सिंपल यानी 1। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, हंसो मत चक्के, हंसने की तो छूट है, खूब हंसो, स्माइल तो चेहरे पे होनी चाहिए। मैं भी तो हंस रहा हूं, तुम भी हंसो, झगड़ा मत करो, भाई भाई हो। अब बताएं, देखो बताओ, ए में हमेशा समांतर से संख्या 2, सिंपलेक्स को 1 लगाओगे तो 1 तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपलेक्स बाइंडिंग वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मशीन तो ऐसे चलाता हूं, आप देखना, आपको बस यही लेके ना क्लास को, तो एक बार काम खत्म, एक बार रिवीजन करने की 10% रिवीजन करो बस, तो 90% तो बोर्ड पे याद करा देता हूँ। साइलेंट होके आराम से पढ़ो। चले, देखिएगा बेटा, अगर आपसे पूछे डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, तो सबसे पहले वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? सर समांतर रास्तों की संख्या 2, डुप्लेक्स यानी 2 कर दो, डुप्लेक्स यानी डबल, बराबर 4 हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? स्मार्ट ट्रिप्लेक्स में, सर वेब में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ तो एक का मान 2 लिख दो। ट्रिप्लेक्स है तो 3 से गुणा कर दो, 6 आ जाएगी। बोलो क्वाड्रप्लेक्स में 4, 4 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो बताओ, मैं तुम्हें बताऊं, सर बता दो, सर बता दो आज आप, तो सुनो भाई, कि सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी? 2 तो होती है, एक को ठोक दो, 2। डुप्लेक्स में 2 को ठोक दो, 4। ट्रिप्लेक्स में 3 को ठोक दो, 6। क्वार्टरप्लेक्स में, अरे क्वार्टर नहीं बोल रहा मैं, कहीं क्वार्टर सोच रहे हो आप, क्वार्टरप्लेक्स, इसमें 4 को ठोक दो 2 के साथ में, 8 आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मेरे लल्ला बता तो दो रे, अरे आर्मेचर बाइंडिंग मैंने बताया ना रे, अरे वेव बाइंडिंग हो रे, समझ में तो आए रे? चल रहे, कहाँ फंस गए रे आज? आइए,
समझे आप लोग, इसको समझे। आए बताएं, 4 पोल का डीसी जनरेटर है, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग की गई है। आए तरीके देखो लकीरा सर के पढ़ाने के तरीके। सबसे पहले उस पॉइंट का बिल्कुल निचोड़ कर देना, निचोड़ के फेंको यार, तभी तो क्वेश्चन एग्जाम में हल होंगे, ऊपर ऊपर से रटने थोड़ी ना है। सर पता नहीं क्या बोलते हो आप। बताएं, वेव बाइंडिंग में, यहाँ से लो, वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है, और डुप्लेक्स यानी 2 करोगे बराबर 4 आएगी कि नहीं आएगी? ऑप्शन में आएगा 2, बी 4, सी 8 और डी 6। क्या करोगे आंसर? सर हम 4 करेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन, 4 पोल के कुंडलित डीसी जनरेटर में वेव है। आइए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो लो, संख्या भी चेंज नहीं होगी, और तो और बात दूर है, यही देगा, यही 4 पोल देगा, 8 भी नहीं दे सके। वेव बाइंडिंग दे दी ना, तो समांतर रास्तों की संख्या पूछ रहा है, तो पता है ना बेटा आपको, वेव बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? समझ में आ रहा है ना, कितनी होती है? तो बताएं, ए बराबर हमेशा 2 होता है ना, ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। आंसर क्या आएगा? 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आपको मैंने इसकी गणित बताई ना, लैप बाइंडिंग। देखो लैप बाइंडिंग क्या होती है? सर वह बाइंडिंग जो कि एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, ओवरलैप करती है, उसे लेप बाइंडिंग कहते हैं। लैप का मतलब होता है चढ़ाव, लैप का मतलब क्या होता है? चढ़ाव। समझ में आ रहा है ना, तो लैप का मतलब चढ़ाव होता है। तो देखिएगा, लैप बाइंडिंग वह बाइंडिंग जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। देखो ये क्रॉस कर रही है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, इसलिए इस बाइंडिंग को बोलते हैं चढ़ाव कुंडलन। बोलो राइट है ना नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। बोलो कि यह बाइंडिंग पीछे से आगे की ओर चलती है, ऐसे भगती है। इस बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा ध्रुव पे निर्भर करती है। हा, तो आप बताएं, इस बाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? ए बराबर पी होती है ना, ध्रुव की संख्या के बराबर होती है ना। तो बताओ, जितने ध्रुव होंगे ना, उतनी रास्तों की संख्या होगी। अगर 6 ध्रुव है तो ए का मान भी 6 आएगा, अगर 12 ध्रुव है तो ए का मान भी 12 आएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना? क्लास का बिल्कुल सारांश चल रहा है। अब बताएं आप लोग, तो बताओ, लैप बाइंडिंग हमेशा ध्रुवों पे निर्भर करेगी, और वेव बाइंडिंग ध्रुवों की संख्या पे निर्भर नहीं करेगी। उसमें तो हमेशा समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है वेव में, और इसमें बराबर होती है ध्रुवों की संख्या के। अगर 4 ध्रुव है तो समांतर रास्तों की संख्या भी 4 होगी, डिपेंड ऑफ द पोल। आगे सर, समझ में आगे चलो ना सर, बताएं। अब देखो, हाँ, इस प्रकार की बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। ठोको, सबसे मोस्ट पॉइंट, लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या क्या होती है? ध्रुव की संख्या के बराबर। देखो लैप, ट्रिक से याद करो। देखो भाई, ये दोनों ए बराबर पी होगा कि नहीं होगा, ये ट्रिक है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे ना। आइए बताओ, ये बाइंडिंग निम्न वोल्टेज, अरे मैंने बताया ना आपको, वे बाइंडिंग, वे बाइंडिंग। आप देखिएगा, देखो जो स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ रहा है, मेरी क्लास को ले रहा है ना, तो आपको विश्वास होगा, नहीं होगा आप एक बार चेक करके देख लो क्वेश्चनों को, जब आपको विश्वास होगा, जब अपने आप विश्वास हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्ट्स, डीसी जनरेटर के पार्ट्स के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अगर 50 पढ़ रहे हो ना, तो पता पड़ जाएगा। 48 देख लेना, 2 का कह नहीं सकता, जहाँ तक माता 49 भी हो सकते हैं और 50 भी, अगर 500 से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिएगा, बताएं, इस बाइंडिंग में वोल्टेज है क्या? वेव में है। सर ये बाइंडिंग तो उच्च वोल्टेज के लिए होती है, निम्न धारा के लिए। बताओ लैप में वोल्टेज है क्या? आपको साथ की साथ में ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, ताकि आप भूले नहीं।
जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, उस टाइम जब एग्जाम दोगे ना, उस टाइम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। उस ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बताइए आप लोग, ये वोल्टेज वेव बाइंडिंग में होती है, लैप में नहीं होती। इसलिए लैप बाइंडिंग हमेशा निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए की जाती है। दिल्ली मेट्रो के पेपर में बताऊं कैसे आया था क्वेश्चन, 18 के पेपर में, उच्च धारा के लिए कौन सी बाइंडिंग की जाती है, लैप बाइंडिंग, क्योंकि वोल्टेज निम्न होता है इसका। क्लियर। अगला, इस बाइंडिंग को समांतर बाइंडिंग कहते हैं, वेव बाइंडिंग को सीरीज, इसको समांतर बाइंडिंग। इस बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान, इस बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, समझ में आया। कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा, 1 प्लस माइनस 1। आ गया। ओहो, ये भी बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है सर, ये बाइंडिंग 4 प्रकार की, वही सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। आइए देखिए, देखो लैप में क्या होता है, पहले सुनो, मैं बता रहा हूँ उसको सुनना। लैप में सर ए बराबर पी होता है। हमें किसकी संख्या चाहिए, समांतर रास्तों की, ए बराबर पी। और सिंपल यानी एक, एक, एक तो बराबर कितना आ जाएगा, एक। अगर ध्रुवों की संख्या 4 है तो 4 आ जाएगी, ध्रुवों की संख्या 8 है तो 8। सिंपल एक को गुणा कर देना ध्रुव की संख्या से। बोलो क्लियर। क्योंकि मुझे किसकी संख्या चाहिए बेटा आपको, सर हमको समांतर रास्तों की संख्या चाहिए। तो समांतर रास्तों की संख्या हमेशा लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। और मैंने गुणा पी से क्यों किया है, क्योंकि ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है ना। सिंपल यानी एक तुरंत निकल जाएगी। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है। तो डुप्लेक्स में ए बराबर तो पी होता है, ए बराबर तो पी होता है। डुप्लेक्स करोगे 2 से गुणा तो 2p। ट्रिपलेक्स में 3p। आया कि नहीं है। तो देखो कम, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, कम्यूटेटर लैप बाइंडिंग। बेटा ये लैब नहीं है, ये लैप है, ये लैब नहीं है, ये लैप है, ध्यान रखना ठीक है। ये लैप है, मिस्टेक प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी बाइंडिंग है, लैप। ठीक है। अब देखो, इसमें कम्यूटेटर पिच का मान प्लस माइनस 3 होता है, इसमें प्लस माइनस 4 होता है, इसमें प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस 1 होता है। किसका मान, कम्यूटेटर पिच का मान। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया, कड़क सी चाय हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलूँ मैं आगे, पानी भी पी लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बाद में, पहले इसको चलते हैं। आइए सुनिए, एक 4 पोल का डुप्लेक्स लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की क्या संख्या होगी, उतार लेना। डीएमआरसी के पेपर में भी आया था, डीआरडीओ के पेपर में भी आया था, जाने कहाँ कहाँ आया, क्यों बदनाम करूं मैं क्वेश्चन को, ये खुद ही बदनाम है बेचारा, हर एग्जाम में आता है। आपने क्या पढ़ा, आर्मेचर। अरे क्या पढ़ा, आर्मेचर। देखो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए, मजा आना चाहिए। अब बताएं, अब देखो ऑप्शन में क्या आने वाला है, ए सर 4, बी 6, सी 8 और डी 12। एक बात बताइए, अब देखो हल करने का तरीका बता रहा हूँ, सब स्टूडेंट करेंगे। लैप में क्या होता है सर, ए बराबर पी। अरे लैप में क्या होता है, ए बराबर पी। डुप्लेक्स है ना, अरे डुप्लेक्स है ना, ठोको 2 से गुणा तो बराबर। पी की संख्या कितनी है सर, 4 और 2 बराबर 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और होगी जब भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में नौकरी थोड़ी मिलती है। 4 पोल लैप कुंडली डीसी जनरेटर में केवल लैप कुंडलित है, 4 पोल है, समांतर रास्तों की संख्या ए बराबर पी होगी ना। तो बताओ ए का मान कितना होगा, 4। आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया सर, जल्दी जल्दी चलो। ओहो, सिंपलेक्स एवं डुप्लेक्स डीसी जनरेटर के आर्मेचर में समांतर रास्तों की संख्या क्या होगी। एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो और यूपीपीसीएल के पेपर को उठा के देख लेना, आप लोग यूं की यूं ही आया वो। ऑप्शन में क्या लिख रहा था बेटा पता है, 2 4 बी 1 2 सी 6 8 डी 4 और 2 ऐसे।
तो बताएं सिंपल एक्स। अब देखो ध्रुवों की संख्या कोई नहीं दे रखी, अरे ध्रुवों की संख्या दे रखी है का, नहीं दे रखी तो यही हो गए सिंपल में का ही हो गए 1 × p, और डुप्लेक्स में क्या होता है 2 × p। तो यहाँ 1p और यहाँ 3p, सॉरी यहाँ 2p। समझ में आया? तो बताओ ध्रुवों की संख्या नहीं दे रखी हो तो क्या करेंगे, सिंपल यानी एक, और डबल यानी दो, ठोक दो। समझ में आ रहा है ना यार? क्लियर हो गया ना? समझ में आया? सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़िए आप लोग। कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है, ठोक दो ±1। ओहो, ये क्वेश्चन पेपर में आया। ए एक -b, अब स्टूडेंट ने बोला कि सर ने बताया था कि सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान ±1 होता है, लेकिन ये नहीं बताया हो क्या, जल्दीबाजी में ओहो प्लस करूं के माइनस करूं। तो बेटा प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस हो रही है। आप कितने अच्छे बच्चे हो, कितने सुंदर स्टूडेंट हो, यहाँ एक बिल्कुल साइलेंट तरीके से क्लास ले रहे हो। अगर साइलेंट तरीके से क्लास लोगे आपके सब कुछ समझ में आएगा। और तरीके देखो पढ़ाने का, प्रोग्रेस हो रही है प्रोग्रेस। आपके घरों में दीपक जल रहे हैं खुशियों के, क्योंकि आपकी नौकरी लगने वाली है। बस मेहनत कीजिए, उस दीपक को जलाइए। सर +1 होगा, और रिट्रोग्रेसिव पीछे, इसमें क्या होगा -1। क्या पढ़ाते हो सर? अगले, अब बताओ, इसमें बताओ आप लोग तरीका देखना पढ़ने का। सिंपलेक्स और डुप्लेक्स लैप कुंडली जनरेटर के कम्यूटेटर पिच का मान। सिंपलेक्स में आप ये तरीका देखो पढ़ने का, क्या कि क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, पहले डिटेल पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो, कैसे पेपर में आता है, ताकि यही क्लियर हो। इसी टाइम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम याद है चीजें। अगर उसको बोला ना कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भूल जाते हैं बेटा। पढ़ने का तरीका, पहले बेस क्लियर फिर आंसर। बताओ सिंपल यानी एक, एक, और डुप्लेक्स यानी दो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? भैया सबसे बड़ा रुपया कैसे करूँ रे भैया। क्वेश्चन है वो भैया, बताएं ढंग से देखना। दिन में तारे दिखे थे दोनों। क्वेश्चन क्या है कि डीसी मशीन में कौन सी बाइंडिंग होती है, UPPCL के पेपर में, दिल्ली मेट्रो के पेपर में, और आ गया तो फिर भी बच्चा बच्चा करेगा। डीसी मशीन में कौन सी बाइंडिंग होती है, दोनों, लैप भी होती है सर, वेब भी होती है। आगे आओ, और ऑप्शन देखो। ये देखा आपने पढ़ने पढ़ाने का तरीका, कि क्वेश्चन को तोड़ा है मैंने 10 जगह से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये आ गया तो सर ने, हमने यार लैब भी पढ़ो, अरे यार वेब भी हो गए। अगर मैं लैप करूंगा तो बेब भी होती है बेटा, गलत। अगर मैं बेब करूंगा तो लैप भी होती है बेटा, गलत। अब लैप और बेब बाइंडिंग दोनों खांचों में अंदर की ओर स्थापित होती है, बंद। अगर तो बंद कर आओगे ना तो ये दोनों बाइंडिंग इसमें ही आ जाएगी, बंद बाइंडिंग। क्योंकि लैप और बेब दोनों बाइंडिंग आर्मेचर में बंद के रूप में होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ओह, अरे ये क्वेश्चन बहुत लड़कों ने गलत किया रे,
यूपी बिजली बोर्ड में आ गया रे, ये क्वेश्चन आया पेपर में बहुत बार, यूपी बिजली बोर्ड में आया। ऑप्शन चेक करना बेटा, लगा दो गूगल पे, पता पड़ जाएगा एग्जाम में आए कि नहीं आए। यूं की यूं ही क्वेश्चन आए कि नहीं आए पता पड़ेगा। सर लैब भी करते हैं, सर वेब भी करते हैं। ये पहली बार देखो, ये पहली बार देखो मैंने। आंसर आएगा फुल पिच। तो लैप और वेब बाइंडिंग जो करते हैं ना, दोनों फुल पिच के रूप में की जाती है इसमें। क्लियर। अब बताओ भैया, हाफ पिच भी करते हैं